जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें से हमने PYQ और प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 20 डेज के नाम से अपनी सीरीज चल रही है। ठीक है ना। इस 20 डेज सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर सेट अभी तक बने हैं 2018 से 24 के बीच में, उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, डिटेल में। और जो सीटेट की वेबसाइट पे अब मॉडल पेपर भी आए हैं, मैं उनकी क्वेश्चंस को भी इसमें लूँगा। ठीक है ना। तो ये सीरीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किए हैं, तो अब देखिए, अब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि पहले थ्योरी क्लासेस प्रॉपर वे में एक एक क्लास देख करके उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर लो अब। ठीक है, क्योंकि कुल मिला जुला के 1 महीने बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD 12x है और कोण, अच्छा यहाँ पे ना A लिख लीजिए, कोण ABD 7y है, तो कोण ADB 60 डिग्री है और कोण CDB 28 डिग्री है। तो आपसे 2x + 3y की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, एंगल ABD है, क्योंकि कोई भी एंगल 2 लेटर में नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाता है 3 में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर करके इसको पहले फिगर बनाता हूँ। देखिए, एक कह रहा है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी आप लोगों को पता होगी कि जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है ना। ये हमने बना दिया सपोज C और ये D। ठीक है ना, ये आपका चतुर्भुज तैयार हो गया। अब जैसा जैसा ये कह रहे हैं वैसा हम कर लेते हैं। ABCD हो गया। कह रहे हैं विकर्ण BD है आपका, तो एक BD से एक विकर्ण ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, कह रहे हैं इस प्रकार है कि कोण, यहाँ पे देखिए CBD 12x है, CBD ये वाला जो कोण है ये इतना, ये 12x दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रखे हैं, और एंगल ABD 7y है, ABD ये वाला कोण, इतना पार्ट कह रहे हैं ये 7y है। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मैं फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, अब थोड़ा सा आई थिंक अब और विजिबिलिटी बढ़ गई होगी आप लोग की। ठीक है, ये दे रखा है। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, 7y हो गया। कह रहे हैं कोण ADB की वैल्यू 60 है। कहाँ है, ADB ये वाला कोण आपको 60 दे रखा है। ठीक है ना, वेरी नाइस। और क्या है, एंगल CDB 28 है, ये CDB ये वाला कोण इधर वाला इतना जो है ये 28 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना। तो आपसे 2x + 3y की वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहले हमें x और y कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो आपको x और y कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचना है। एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल में एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा था। अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल है और इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, तो ये Z टाइप, देखो यहाँ पे अभी ये इस तरीके से Z जैसा जो आकृति बन रही है ये वाला, तो इनके कॉर्नर के कोण एकांतर अंतः कोण बोले जाते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम वही चीज़ देखें, हमें एक बात पता है कि ये वाली लाइन CD ये पैरेलल है किसके, AB के, क्योंकि विपरीत भुजाएं बराबर होती है समानांतर चतुर्भुज की। तो जरा आप ध्यान से देखो, तो ये Z जैसा बन रहा है कि नहीं। ये जो ब्लू लाइन मैंने खींचा है, C से D और D से फिर B चले जाओ, B से A चले जाओ, ये Z जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब जब ये Z जैसा दिख रहा है तो इनके कॉर्नर के कोण जो एकांतर अंतः है ये आपस में बराबर होने चाहिए ना। ठीक है, जब ये अंतः कोण बराबर होने चाहिए, इसका मतलब जो 28 है वो 7y के बराबर है, तो 7y बराबर आपका आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस। तो आप बताओ y कितना आ जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए 28 में, 7 चौक 28, तो 4 डिग्री आ गया आपका y का मान। जब ये इधर ये काम कर रहा है तो ये सेम चीज जो है आपकी इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। 12x आपका जो है बराबर हो जाएगा 60 के। आप कहोगे कैसे सर, तो ये रेड वाली लाइन देखो, इधर से भी ये भी तो पैरेलल है, ये भी तो Z जैसा बना रही है, पर Z यह इस तरह से बन रहा है,
तो यहाँ पे देखिए एकांतर अंतः ये भी बोले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि आप ये लिख दीजिए सर कि 12x ये बराबर हो जाएगा 60 के, तो x बराबर आ जाएगा 12 पचे 60, ठीक है ना। तो 5 डिग्री x आ जाएगा, ठीक है ना। तो x पता चल गया, y पता चल गया। अब वो आपसे पूछा है 2x प्लस 3y की वैल्यू, तो इसको आप बता सकते हैं आसानी से। तो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर 2x, तो मतलब 2 गुणा x की जगह कितना है 5, और प्लस 3 गुणा 4, तो 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, तो 12 और 10 मिलकर के 22 डिग्री, 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ क्वेश्चन सीटेट ज़्यादा प्रीफर करता है आजकल, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और एक एक बार और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए पूरे एक एक सब्जेक्ट का समराइज करके माइंड मैप लेके आने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप की वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग उस वीडियो के देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर हो गई, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, इन्हें बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, अगर जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास देख चुके हैं उनको मैंने एक डायग्राम समझवाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर याद होती, अगर ये रेशनल है, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है, इस तरीके से हमने आप लोगों को एक डायग्राम बनवाया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक शामिल होते हैं, तो बताओ क्या रेशनल नंबर में इंटीजर्स शामिल होते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये ग्राफ बनाया था, आर के अंदर रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आ रहा था, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर इंटीजर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को, अगर किसी को थोड़ा से भी डाउट है तो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। आधे आधे घंटे की वीडियो है, 20-25 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो, 2-3 दिन में देख सकते हो, अगर 3-4 वीडियो एक दिन में देखोगे तो, ठीक है। ये तो सही है। अगला आपसे कह रहे हैं कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत बात है। शून्य को आप 0/1 इस तरीके से लिख सकते हो, ये एक परिमेय संख्या में काउंट होता है, ना कि अपरिमेय में, ठीक है ना। तो ये तो गलत इन्होंने कह दिया। तीसरी बात उन्होंने क्या कह रखा है, इसको देखते हैं। कह रहे सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं क्या। जो सभी भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्या ही तो होती हैं। भिन्न क्या होता है, जैसे 3/4 अगर मैंने लिख दिए, ये भिन्न है, तो ये परिमेय हो गया ना, p और q के अपान में हो गया कि नहीं हो गया। तो सभी भिन्न परिमेय होती हैं, लेकिन इसकी उल्टी बात सही नहीं है कि ये आप नहीं कह सकते कि सभी परिमेय भिन्न होते हैं। कुछ परिमेय होते हैं जिनको भिन्न नहीं लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्याएं भिन्न हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सारी भिन्न संख्याएं यानी कि सारे फ्रैक्शन जो होते हैं रेशनल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। तो ए सी देखिए कहाँ पे है, ए और सी आपका ए ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है ना। सबको डाउट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। और एक चीज का यकीन मानिए, जो भी अपने क्लास का क्या कहते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो और 20 डेज सीरीज अगर देख लिया पूरा, यकीन मानिए आप 28 नंबर कहीं नहीं गया है आपका 30 में से, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन तो चलो हो जाता है सिली मिस्टेक, और अगर कोई बहुत स्मार्ट है ना, जिसकी पहले से भी तैयारी है, वो 30 में 30 ला देगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप देखो कॉन्सेप्ट की वीडियो जा करके देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा कि हाँ इतने सीक्वेंस में सारी चीज़ें मैथ और साइंस का हमने करा रखा है। ऐसा आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस सेट भी जो मैं 20 डेज चलाया हूँ, ये भी मैं उसी को टारगेट किया हूँ कि आपको बिल्कुल पेड वाली फील आए। इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, उसको इग्नोर कर देता हूँ, जिसमें जोड़ घटाव आ गया है वो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, ये दे रखा है एक इक्वेशन तो एक्सप्रेशन, इसमें से कह रहा है इसका एक गुणनखंड है p। देखिए आपके सामने दे रखा है p³ प्लस p² x माइनस वाई और माइनस py प्लस z और माइनस z है, ठीक है ना। इतना है ना, हाँ माइनस z के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इन चारों ऑप्शन में देखना कि कौन सा इनका एक गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा,
अगर देखो ये नंबर में होता तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देता जिससे आप सेटिस्फाई करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट सारे दिए हैं तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसको ओपन करो, ये आ जाएगा पी क्यूब एक्स, अब प्लस इसको इसके साथ गुणा करो तो ये पी स्क्वायर एक्स आ जाएगा और माइनस पी स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसके अंदर गुणा करो तो माइनस पी वाई आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस पी जेड आ जाएगा, और ये माइनस जेड पहले से है, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब और देखोगे तो इनके बीच में कॉमन किसमें किसमें क्या बन रहा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। पहले वाले दो पेयर में देखोगे तो पी स्क्वायर और एक्स कॉमन है, तो मैंने पी स्क्वायर और एक्स को बाहर ले लिया तो यहाँ एक पी बच जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 आता है। जब अगर हम किसी संख्या में से संपूर्ण कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ 1 बच जाता है, ये याद रखना, क्योंकि 1 हर किसी के गुणा में आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो सकता है, तो p है, y है माइनस के साथ, तो माइनस पी वाई आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, p + 1 बच जाएगा। यहाँ जरा ध्यान से देखिए क्या कॉमन होगा, तो इसमें वाले में p नहीं है, केवल z और माइनस कॉमन होगा, तो माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, p + 1 बच गया। अब अगर एक चीज़ ध्यान दो तो ये वाला ब्रैकेट p + 1 वाला सब जगह है, p + 1 वाला ब्रैकेट आप देखोगे तो सब जगह है, तो हम क्यों ना p + 1 को ही पूरी तरीके से बाहर ले लें। तो p + 1 को अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा कितना, एक तो p स्क्वायर एक्स बच गया आपका, और माइनस का पी वाई बच गया, और माइनस का जेड बच गया। तो अब देखिए यही वाला फैक्टर जो है आपका कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा आंसर में, ठीक है, ये वाला पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड सी ऑप्शन में आप देखिए पूरी तरह मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये जेड लिखा हुआ, कुछ अगर ब्लर है तो मैं उसको पेन चला दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए इतने स्टेप चलने हैं, लेकिन आपको थोड़ी स्पीड में चलना होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मॉक टेस्ट का एक प्लान कर रहा हूं, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं पेपर में क्वेश्चन और टाइम कैसे बचाने हैं, ठीक है ना। चलो यहां तक आ गए। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि आंकड़ों इतना दे रखा है, आपकी माध्यिका यानी कि मीडियन की बात कर रहा है, एक्स है, माध्यिका एक्स है, और इन आंकड़ों में 3 को 33 तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यिका यदि y है तो y और x का अंतर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में देखना है ये देख लीजिए, कह रहा है इफ द मीडियन की बात कर रहा है ऑफ द डेटा दिस एंड द मीडियन ऑफ द डेटा ऑफ जस्ट क्या है ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग 3/33 एंड 8/18 द एबव डेटा इज y। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन है और डिफरेंस ऑफ एक्स वाई पूछ रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको मीडियन पता होना चाहिए होता क्या है, यानी कि माध्यिका क्या होती है। किसी भी डेटा की जो माध्यिका होती है वो बीच वाली संख्या होती है। जैसे अगर मैं दे दूं आपको कि 1 2 3 दे दूं, इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होती है अगर ऑड नंबर है तो ये बीच वाली संख्या, अगर ये 1 2 3 4 हो जाता, इवन हो गए 4 नंबर मतलब सम संख्या हो गई, तो बीच का 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये होता है माध्यिका। फार्मूले पे मत जाना, अभी क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे कि सर 3 है, तो मैंने 3 लिख लिया, ठीक है ना। 3 के बाद इस 3 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, आप कहोगे कि सर 7 है, मैंने 7 लिख लिया। 7 के बाद कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 लिख लिया। 8 के बाद कितना है, 9 10 ये तो दिख नहीं रहे हैं, 11 12 नहीं दिख रहा है, 13 14 भी नहीं दिख रहा है, 15, तो एक 15 आ जाएगा। 15 के बाद क्या मिलेगा, आप 16 नहीं है 17 आ जाएगा, ठीक है ना। 15 और 17 कट गए। 17 के बाद देखिए कौन सा सबसे छोटा है, 21 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये 21 हो गया। 21 के बाद देखिए कौन सा है, 23 है, 23 आ जाएगा आपका 23। 23 के बाद कौन सा आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 के बाद देखिए कौन सा आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और 29 के बाद आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सही लिखा है ना। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, यही सबसे टाइम टेकिंग पार्ट होता है इस क्वेश्चन का। अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये सम संख्या है कि विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक सम संख्या है, इसका मतलब इसकी माध्यिकाएं 2 आएंगी,
तो बीच की 2 पकड़ लीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बीच की 17 और 21 आ गया, इनका माध्य निकाल लो। तो 17 + 21 डिवाइडेड बाई 2, 7 1 8, 2 1 3 बटा 2, तो 38 आ गया। कितना कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 9 18, तो 19 आ गया, ठीक है ना। तो पहली माध्यिका जो आ गई 19 आ गई, तो इसका मतलब x की मान तो हमें पता चल गया कितना है, 19 है। लेकिन अब इन्होंने एक गेम करा है। गेम क्या किया इन्होंने, इनका कहना है कि आप जो है ना 3 को रिप्लेस कर दो किससे, 3 को 33 बना दो। तो 3 जब हटाओगे 33 बनाओगे तो वो 33 जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, तो अब यहां लिखोगे उसको, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला इन्होंने क्या कहा कि 8 को हटाओ और 8 की जगह क्या कर दो, 18 कर दो। मैंने क्या किया, ये 8 को हटाया, अब 18 आ गया। 18 का प्लेस कहां होगा, 17 के बाद होगा, यहां पे आ जाओ 18, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, ये आपके सामने आ गया। अब फिर से वही काम करना है, इनकी माध्यिका निकाल लो। अभी भी क्यों टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो बीच के 2 मध्य संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 संख्याएं तो यहां छोड़ दीजिए, 18 तक यहां छोड़ दीजिए, 21 और 23 जो है ये बीच की संख्याएं हो जाएंगी। तो 21 + 23 को 2 से भाग दे दो तो ये y निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y इनकी माध्यिका है। तो 21 और 23 कितना आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है ना। सही है ना, 21 + 2 23, 3 1 4, 2 2 4 बटा 2 22 आ गया आपका। तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई 22, ठीक है ना। y की वैल्यू जब आपके पास 22 आ गई, अब आपसे कह रहा था कि x और y का अंतर बता दो। x है 19 और ये 22, तो 19 और 22 का अंतर कितना होता है, तो 19 1 20 और 2 22, 3 का अंतर आ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, x - y या y - x। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटा दो। तो 22 - 19 कर दिया हमने, तो जो कि 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता, मैं एक बार आंसर भी मैच कर लेता हूं, हाँ 3 ही है, हम बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये आप बात मान के चलो। अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 3 संख्याएं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 के अनुपात में है, ठीक है ना। और उनके घनों का मतलब होता है क्यूब का योग इतना है, इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है, द सम ऑफ दिस संख्या है, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने को तो बिना एक्स माने भी कर लेता, लेकिन ये एक्स से ज्यादा लीनियर आपको लगेगा। पहली संख्या को अगर मैंने 2x ले लिया, दूसरी संख्या को मैंने 3x ले लिया, तीसरी संख्या को मैंने 4x ले लिया, ठीक है ना। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई। कह रहा है इनके क्यूब का सम इतना है, तो इनका क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब करा 8 हो गया, x² + 27 x², स्क्वायर कर रहा हूं भाई, ये क्यूब होगा, क्यूब कर रहा हूं ना, 4 चौके 16 चौके 64, 64x³। इसकी वैल्यू दे रखा है 3 3 9 5 7, ठीक है ना, इतना दे रखा है आपके सामने। अब अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सब में से x³ कॉमन हो रहा है। 8 27 और 64 को जरा जोड़िए, कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 7 4 11 होता है, ठीक है ना। 7 4 11, 11 8 कितना होता है, 19, 19 का 9 हो गया, कैरी लगा 1, 6 1 7 2 9, ठीक है ना। तो ये 99 आ गया, 99 बराबर आ गया 33957। अब हमें क्या करना है, x³ की वैल्यू निकालनी है। एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये संख्या भी आपकी किससे कट रही है, 11 से। और इसको जरा देखो, 9 3 12, 12 और 7 कितना होता है, 19, 12 7 19 हो गया। और ये देखिए 5 3 8, 19 में से 8 चला गया तो 11, ये भी 11 से डिविजिबल है। तो आप बिना सोचे इन संख्याओं को 11 से काट दीजिए। 11 निम 99, 11 3 33, 0 लगाया 95 हो गया, 11 8 88, और क्योंकि 9 बार में तो 99 हो जाएगा, 1 77, 11 7 77, इतना आ गया आपका, ठीक है ना। अब ये देखिए 9 से भी कटेगा, ये संख्या 9 से कटेगी, क्यों, ये जोड़िए जरा, 8 7 15, 15 3 18, ये 9 से कटने वाली है, तो 9 1 कम 9 हो गया, और 9 3 27, 3 बचा 30, हाँ 3 बचा ना, तो 38 हो गया, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 4 बार में चला गया, 36 और 4 ये आ गया 47, नहीं कितनी बार जाएगा, 9 से काटिए, 9 3 27 बचा 3 आपका, ठीक है ना। और ये बचा, ये 3 यहाँ लग गया 38, 9 चौक 36, 36 2 38, तो ये 27, 3 9 3 27, ये 3
343 आ गया। तो आपके सामने एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 343। तो अब बच्चे को ये याद होना चाहिए कि ये कितने का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो एक्स आपका निकल करके आ जाएगा 7। एक्स पता चल गया हमें, 7 आ गया। अब हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे पूछा संख्याओं का योग कितना है। तो संख्याओं का योग कितना है, 2 3 5 4 9x, 9x ही तो है। तो 9 सते 63, एक्स की जगह 7 रख दिया, 63 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो इसको सही कर लीजिए, 63 लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैं और आसान भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। क्या, जैसे देखिए मैं अगर करना चाहता 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया। एक तो हम ये तरीका लगा सकते थे कि 9 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए, 9 से भाग सारे ऑप्शन हो रहे थे, इसलिए मैंने वो तरीका नहीं लगाया, ठीक है ना, क्योंकि 81 भी कटता है, 72 भी कटता है, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते थे, 4 3 7 2 9 हो रहा था, और जब इनका क्यूब करके जोड़ोगे तो ये 99 आ रहा था, 99 भाग करोगे सीधा यहां से आप यहां तक पहुंच सकते थे बिना ये स्टेप करे, 343 आ जाता। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो 343 7 का क्यूब होता है, तो इन सबको जोड़कर उसका 7 गुना कर दो, 4 3 7 2 9, 9 का 7 गुना सीधा आंसर हो जाता 63, ठीक है ना। तो आप ये भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि ये ज़्यादा आसान लगेगा और आपको क्लियरिटी भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना। यूलर्स फार्मूले पे हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आप लोगों को एक बात तो बताया ही नहीं, ये जो पेपर सेट करा रहा हूं ये जनवरी 21 जनवरी 2024 का पेपर सेट है, सबसे लेटेस्ट के सेकंड लेटेस्ट पेपर है, ठीक है ना। 7 जुलाई वाला तो करवा ही दिया हूं, ये है आपका क्या कहते हैं 21 जनवरी वाला। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, किसी बहुफलकी के शीर्षों v, किनारों e और फलकों f की संख्या क्रमशः 10 15 और x है, तब आपको 3x - 12 की वैल्यू पूछा है। देखो आप लोगों को मैंने एक यूलर्स फार्मूला बताया था, यूलर्स फार्मूला क्या कहता है, किसी भी बहुफलक के फलक प्लस वर्टेक्स का जो योग होता है ये एज में 2 जोड़ने के बराबर होता है। ये फार्मूला हमने आपको सिखा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखा है उसको रख देते हैं, पहले एज निकाल लेते हैं। तो देखिए f की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 10 प्लस क्या कह रहा है, किसी बहुफलक की शीर्षों के v, अच्छा ये v है, ये v है आपका किनार, ये e है और ये f है, तो इसको इसी के हिसाब से रखना है, ठीक है। रुको इसको मैं रब कर दूं जरा, सॉरी, ठीक है। या देखो f की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, x है, तो इसको x मान लिया, प्लस v की वैल्यू कितना दे रखा है 10 है, बराबर e की वैल्यू कितना दे रखा है 15 है, और ये प्लस 2, ठीक है ना। तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 17, 17 हो गया। तो x कितना आ गया, 17 में से 10 गया, x बराबर 7 आ गया। तो इसका मतलब फलक आपको पता चल गया कितना है, 7 है, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जब x पता चल गया तो यहाँ 7 की वैल्यू रख दीजिए, 7 तियाँ 21 हो गया, 21 में से 12 चला जाएगा, आपका कितना चला आ जाएगा बताओ, तो 11 में से 2 गया 9, लास्ट में 9 आएगा, मतलब 9 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 8 20 1 21, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ चले। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा ब्लर लग रहा है। कह रहा है इफ x अपान वाई की वैल्यू -1/3 की घात, ये -3 है, ये ऊपर जो लिखा है -3 है, ये भाग का साइन है, ये साइन जो है ये भाग का साइन है। ये 2/3 की पावर कितना लिख रखा है, ये -4 लिख रखा है, मैंने बड़ा करके लिख दिया, ठीक है ना। रुक जाओ फिर से लिख देता हूँ, कितना लिखना है यहाँ पे, माइनस का माइनस और ये 4 घात, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई बटा एक्स की पावर -1 की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था। चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो आपके सामने दे रखा है -1/3 की घात -3। मैंने आप लोगों को बताया था अगर रेशियो को उलट दिया जाए तो ये पावर प्लस हो जाती है। तो अगर मैं इसको -1/3 को -3/1 लिख दूं, सीधा -3/1 या -3 लिख दूं, तो ये पावर जो है अब 3 प्लस की हो गई, ठीक है ना। अच्छा इसको देखो पावर प्लस करने के लिए क्या काम किया मैंने, 2/3 को 3/2 लिख देता हूं, 3/2, तो अब घात प्लस की हो गई, ठीक है ना, ये भाग वाले में, समझ पा रहे हो ना।
ये 2/3 था लेकिन पावर -4 थी, मैंने क्या किया 3/2 कर दिया ताकि पावर कितनी हो जाए, 4 हो जाए। अब जरा इसको ध्यान दो, ये कितना बनाया था हमने, ये -3 की घात 3 बनी थी, ठीक है। एक चीज का ध्यान दो, जब कभी भाग वाले साइन को गुणा में किया जाता है तो फिर रेशियो बदल जाता है। तो ये देखिए -3/1, ये जो भाग का साइन है ये बदल जाएगा किसमें, आपके, आप कहोगे कि ये गुणा में बदल दिया। जब आप गुणा में बदले तो ये 3/2 अब फिर से 2/3 हो जाएगा। 2/3 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, जब इतना आपने कर लिया, अब काट दो। देखो यहाँ 3 की घात 3 है, माइनस तो बाहर ही रह दो क्योंकि ऑड 3 की घात माइनस की घात 3 है, 3 जो है विषम संख्या है तो माइनस आएगा आंसर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 की घात 3 से 3 की घात 4 को काटोगे तो यहाँ पे केवल एक बार 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 की घात 4 और ये माइनस लगा है। इसको जब सॉल्व करोगे 2 की घात 4 कितना होता है, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 16, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ लगा दो, ठीक है, बटा 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है अपना x/y, ठीक है ना। तो x/y आपका आ गया -16/3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है ना। ये आ गया। अब हम इसको तुलना कर लेंगे, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू -16 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसका तुलना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पे रेशियो में दे रखा है इसलिए मैं आप वैल्यू ले सकते हो, x को 16 ले सकते हो, नहीं तो ये अनुपात है, अनुपात कभी भी संख्या के डायरेक्टली बराबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अनुपात के फॉर्म में ही पूछ रखा है तो हम कर सकते इतना काम। चलो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इनका एलसीएम ले लो, एक्स वाई इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये प्लस का y² हो जाएगा। कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलो कर देते हैं। तो बताओ x² करोगे तो x कितना था, 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 256, ये प्लस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि समघात है, और प्लस y² आपका कितना है, y की वैल्यू 3 3 के 9 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 16 3 48, माइनस का 48 आएगा, ठीक है ना, ये आया। अच्छा, जब इतना आ गया, अभी भी इसकी पावर कितना है, -1 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, 256 में जब आप 9 जोड़ोगे, 9 6 15 के 5 आ जाएगा और 5 1 6 आ जाएगा, ये 265 बटा -48 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आया है किसका, पावर -1, और जब इस पावर को प्लस करोगे तो रेशियो बदल जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा -48 डिवाइडेड बाई 265 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, -48/265। तो इनको थोड़ा बारीकी से करना, मैं टाइम ले रहा हूं आपको समझाने में, लेकिन आप जब खुद करना तो इतना टाइम मत लेना, इतने में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देना, याद रखना। मैं आपको बस टाइम ले रहा हूं कि आपको चीजें एक एक स्टेप समझ आ जाए, ठीक है। ये क्या आ गया बीच में, अच्छा एक वो क्वेश्चन भी ले लिया हमने, इसमें शायद लगा दिया है उन्होंने। क्या कह रहे हैं, इसका है पेडागोजी का, कह रहे हैं कि खाली जगह द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया है। तो स्कीमा आपको मैंने पेडागोजी में पढ़ा रखा है। स्कीमा होता है जो कोई बच्चा अपने दिमाग में पहली बार किसी चीज़ को देख करके बैठा लेता है। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, जब मैंने पहली बार लैपटॉप देखा था तो हमें किसी ने बताया होगा कि ऐसी चीज़ जो दिखेगी, स्क्रीन रहेगी, कीबोर्ड रहेगा, तो ये लैपटॉप बोला जाएगा। तो ये अब हमारे दिमाग में स्कीमा छप गया है। तो इस टाइप की चीज़ कहीं भी दिखती है तो तुरंत हम पहचान जाते हैं ये लैपटॉप है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है स्कीमा। ये दिया था पियाजे ने, ठीक है ना। तो ये पता नहीं इसमें आ गया, एक बार शायद पेपर में रहा होगा तभी ये स्क्रीन पे लगाया गया, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले पहले आप यहाँ पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। 1 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। पढ़िए और ट्राई कीजिए। आई होप पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ पाए होंगे तो वीडियो रोक लेना, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है, ठीक है। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको सिखाया भी है, 3 चीजें याद रखो। एक होता है कि कितने में वस्तु खरीद के आई, सीपी, ठीक है ना। इस पे कितना बढ़ा करके दाम लिखा गया, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं एमपी।
फिर इस पे कितना छूट दे करके बेचा गया, सेलिंग प्राइस आ गया एसपी, ठीक है ना। ये देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखा करो, ठीक है। और एक चीज और बताया था, दुनिया की हर चीज शुरुआत में अपने आप में 100% होती है, ये भी 100% रहा होगा, ये अपने आप का 100% रहा होगा, जो भी इस पे लिखा जाए, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य, यहां से देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं, उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट के बाद 324 पे बेचा गया। ये 100% था, 28% की आपने छूट दे दिया, बेचा कितने का, 324 का, 324 रुपये में बेचा। जरा मुझे एक बात बताओ, 324 रुपया, 100 रुपये में से 28% आपने छूट दिया तो 324 रुपये में बेचा, तो बेचा ये प्रतिशत में कितना हुआ, 28% छूट दिया, इसका मतलब ये 72% हुआ। 72% की वैल्यू, इसका मतलब आपको दे रखा है 324 रुपया, है ना, 324 ही तो दे रखा है। आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल दे रखा है। अच्छा, इसने कहा, अच्छा ये 100 में से 28 जाता है, 72 ही तो आता है ना, 100 में से 80 चला, सॉरी 20 चला गया 80, 8 और चला गया 72, ठीक है। हाँ, तो 72% की वैल्यू आपके सामने 324 रुपये ये दे रखा है। अच्छा ठीक है, आगे कह रहे हैं कि क्रय मूल्य कितने का है, 300, तो ये सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये 300 रुपये का खरीद के लाया था बंदे ने, ठीक है। कह रहे हैं यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर, अभी अंकित मूल्य यही है 100% जो था, इसमें नहीं चेंज कर रहा है, कह रहा है वह 18% छूट दे करके बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। मुझे ये बताओ, 28% छूट दिया था तो अब कह रहा है 18% छूट दे दे, तो चलो हम 18% का छूट दे दिए, तो अब जो बेचेगा कितने पे बेचेगा, 100 में से 18 गया तो कितना होता है 10%, इससे ज्यादा, 72 + 10 82%, तो इसका मतलब 82% पे बेचा होगा उसने। तो जब आपको पता है 72% की वैल्यू इतनी है तो 82% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, चलो मैं निकलवाता हूं, कोई बात नहीं है। 72% की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 324, तो ये देखो 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, ये भी कट रहा है, तो 9 से काटते हैं, 9 8 72 और 9 चौक 36 होता, 9 तियां 27, 9 तियां 27, 3 और 2 5, 9 6 54, ये 36 बार चला गया। और किससे ये कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये 9, तो 2% की वैल्यू 9 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 9/2, 1% की वैल्यू 9/2, तो 82% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 में 82 से गुणा कर दो, 82% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब इसको काटोगे तो 2 से इसको काटो आप, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41 गुणा 9, ठीक है, सही चल रहे ना हम, हाँ ठीक है। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 369 रुपया। तो अब जो दोबारा उसने वस्तु बेचा होगा 82% पे, वो 369 का बेचा, कितने का बेचा, 369 का बेचा है, ठीक है ना। अब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, हल्का सा, बहुत माइनर सा, ठीक है। 369 का उसने बेचा है, खरीदा कितने का था, 300 रुपए का खरीदा था, बेचा कितने का, 369 का, तो प्रतिशत में लाभ कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, जितने में कितने ज्यादा में बेची गई वस्तु, तो 300 की चीज 369 में बेची गई, इसका मतलब 69 रुपया ज्यादा में बेची गई है, ठीक है ना। और नीचे लिखते हैं जितने में खरीद के लाए थे, तो हमने 300 का खरीद के लाया था, गुणा कर देते हैं 100, तो ये पता चल जाता है प्रतिशत प्रॉफिट, ठीक है ना, ये निकल आता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 23% जो है उसे लाभ हुआ है। देखिए कहीं आंसर है, सी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनकी मैथ कमजोर है, एक बार इतने ही क्वेश्चन को थोड़ा पीछे करना, फिर देखना, गारंटी से कह रहा हूं प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इसीलिए मैंने सबसे आसान मेथड चुना है, कोई फार्मूला आप लोगों को नहीं रटवाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ चले, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रखा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है इतना, -40/3 है, यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच स्थित होगा। देखो सीटेट का लेवल देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछने लग गया है, ये अभी लीनियर वे में अगर सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलो मैं एक एक स्टेप बताता हूं आपको। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है, जिसमें से एक इतना है, मतलब एक दे रखा है -5/2, दूसरा मैं अपने तरफ से मान लेता हूं x/y, ये दो परिमेय संख्या हो गया, इनका गुणनफल दे रखा है -40/3, ठीक है ना। तो मैं दूसरी परिमेय संख्या निकाल लेता हूं, x/y निकालूंगा, तो इसको इधर जाकर के हम क्या करेंगे, यहां गुणा है यहां भाग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस से माइनस ही हटा दो,
तो x बटा वाई जो आपका आ जाएगा ये 40/3 है, ये 5/2 उधर जाके भाग में जाएगा, उल्टा करके गुणा कर दो तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 8 40 तो 8 दूनी 16/3, ये आपका आ जाएगा 16/3। कितना आ गया 16/3, ठीक है ना। अच्छा हाँ, x बटा वाई की वैल्यू आ गई 16/3, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या व्युत्क्रम इसका, तो 16/3 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो y बटा एक्स पता करना है, y बटा एक्स आ जाएगा 3/16। तो ये है आपका दूसरी परिमेय संख्या हमें मिल गई। अब लेकिन इसने ये नहीं पूछा दूसरी परिमेय संख्या क्या है, चाहता तो ये पूछ सकता था क्योंकि सीटेट है, इतना तो कर ही सकता था, लेकिन इन्होंने पूछा कि ये संख्या कितने के बीच में लाए करेगी, ठीक है ना। तो देखो 3/16 किन के बीच में आएगी, पहला दे रखा है 9/50 और 3/20, ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है 9/50 और 1/5। इसके करने के दो तरीके हैं, क्या कि इसको पहले चाहो तो डेसिमल में बदलो, फिर सारे ऑप्शन को डेसिमल में बदलो, फिर देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को उससे नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सारी संख्याओं के हर बराबर करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो हम चलो बी को चेक करते हैं, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है, ये बी ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है आपको कि 9/50 है, ये रहा 9/50, अब 1/5 है, तो हम इनके हर को बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। 9/50 है, ये 1/5 को इसको भी 50 बनाते हैं, तो ऊपर भी 0 लगा दिया, मतलब 10 से गुणा कर दिया, तो 9/50 और 10/50। अब 3/16 को भी इसका जो हर है ना 50 के करीब ले जाते हैं, तो 16 तियां 48, तो 3 बार में ये गुणा 3, तो ये आ जाएगा 9/48। लेकिन अभी 50 तो नहीं हुआ, अब मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 9 से प्लस जाएगा ना। इसका मतलब जब मैं हर को 50 के पास ले जाऊंगा, इनके पास लेके आऊंगा, तो आपका अंश कितना जाएगा, 9 से बड़ा जाने लगेगा, तो 9 से बड़ा जाएगा लेकिन 10 से छोटा रहेगा। याद रखो क्यों, क्योंकि भाई ये 48 50 से द्वितीय अंक तो कम है, ये 10 से छोटा रहेगा, तो 9 से बड़ा 10 से छोटा, इसका मतलब यही तो लाए करेगा, और हर तो बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो तुलना केवल अंश में किया जाता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि इनके बीच में लाए करेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा जो तरीका है बड़ा टफ है, 3 को 16 से भाग दो, दशमलव कितना आ रहा है इन सबसे तुलना करो, तो वो मैं नहीं सजेस्ट करता हूं, मैं हमेशा ऐसे ही कराता हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना होनी पाए, ठीक है ना, अदरवाइज आप लोग आधे पे छोड़ के भाग जाते हो। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो समपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। सबसे छोटा, इसमें से छोटा कोण P है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर दो संपूरक कोण है उनका अंतर दे रखा है 20, अगर हमने मान लिया एक x है तो इसका संपूरक कितना होता है, 180 - x होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। संपूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, तो एक को अगर x मान लिया तो दूसरा 180 - x करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। कह रहा है इन संपूरक कोण है, इनका अंतर 20 है, तो इसका अंतर जरा करो, तो x - 180 और ये प्लस हो जाएगा x बराबर ये 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करें तो x में x जुड़ जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 180 प्लस 20 200 आ जाएगा, ठीक है ना, 200 आ गया। तो x आपके सामने कितना आ गया, 100 डिग्री, तो x आपके सामने 100 आ गया, तो एक कोण आपको पता चल गया कितना है, 100 का है, तो दूसरा कितना होगा, 180 - 100, सॉरी दूसरा कोण कितना होगा, 80 का होगा, यही तो होगा। अगर देखो दोनों का सम हमारे पास 180 चाहिए होता है, एक अगर 100 है तो दूसरा 80 हो जाएगा, तो दूसरा कोण आपका 80 हो गया। अब कह रहे हैं दोनों में से एक कोण P है, एक कोण क्या है, P है, लेकिन P जो है कौन सा है, छोटा वाला, इनमें से छोटा वाला, तो 100 और 80 में छोटा है 80, ये आपका P हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 3P - 50 बता दो, तो 3 × 80 - 50, 8 × 24 मतलब 240 में से 50 चला गया, तो 200 250 होता 50 जाता तो 200 बचता, लेकिन 10 कम है तो 190 बच जाएगा, ठीक है ना, जो कि कहाँ दे रखा है 190, डी ऑप्शन पे आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और प्लीज जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रखे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके एक दो दोस्त को तो जोड़ लेना, कम से कम एक दोस्त तो जोड़ के लेके आओ।
ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी 90 है और बी सी 8 है, तो ए आपका 40 है, डी ई 8 है, एफ आपका 40 है, ई आपका 90 है। तो निम्नलिखित कथनों में से आपको पता करना है कौन सा सत्य है, मतलब आपको ये पता करना है सर्वांग समता। ठीक है ना। सबसे पहले दो त्रिभुज बना देता हूं आपके। ये बन गया आपका ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ठीक है ना। यहाँ पे देखो दूसरा कोण बना देते हैं। दूसरा कोण आपके सामने दे रखा है कौन सा कौन सा कौन सा, डी ई एफ दे रखा है और 90 किस पे है, ई पे है, तो लो डी ई एफ। ठीक है, 90 है आपका इस पे। ये आपका त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने बोला बी सी की वैल्यू 8 है, बी सी ये 8 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, ए कोण जो है 40 है, तो ये वाला कोण आपका 40 का बन गया। डी ई कितना है, 8 है, डी ई ये वाला 8 है। एफ कोण 40 है, ये वाला कोण आपका 40 है। ठीक है ना। ई कोण 90 है, 90 हो गया। निम्न कथनों में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो सर्वांगसम होगा आरएचएस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस की कुछ बात कही नहीं गई है और आरएचएस तभी लगता है जब हाइपोटेनियस कॉमन आ जाए। ठीक है ना, एक साइड 90 डिग्री और एक हाइपोटेनियस, तो आरएचएस वाला ऑप्शन काट दो। यहाँ ये ऑप्शन कट गया आपका, क्योंकि आरएचएस कह रहा है, दूसरे में भी आरएचएस कह रहा है, ये भी कट गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा वो हम देखते हैं। 8 इसमें भी एक साइड है, एक साइड 8 है, 90 90 40 40 दो कोण भी बराबर है, इसलिए इसका मतलब है कि देखो a बराबर d है, तो a बराबर d हो सकता है कि ये 40 है, ये तो पता ही नहीं है, यहाँ 40 f है, तो a बराबर f होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो a बराबर f है, हाँ 40 है, ये भी 40 है। b बराबर e है, b पे 90 है, यहाँ e पे 90 है, हाँ। c बराबर d है, तो बचा हुआ इसका c और बचा हुआ इसका d बराबर होंगे ही होंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 8 है, ये आपका 8 दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। एक पाई चार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। अभी जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था लेटेस्ट, वहां पे भी आपसे पूछा गया था इसका। मैंने, अगर जिसको पाई चार्ट में कंफ्यूजन है, मैंने मेरे चैनल पे जाओगे ना, वहां विजिट करना, पाई चार्ट का एक अलग सा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक भी पढ़ा रखा है, सब कुछ करा रखा है वहां पे। ठीक है ना, वहां से पढ़ लेना। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित सारणी में किस, अरे ढक गया है ये, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में किस डिब्बे में रखे गए भिन्न फलों किसी डिब्बे में रखे गए भिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। ठीक है ना। आम 44 है, सेब जो है 56 है, संतरे जो है 42 है, अमरूद जो है 30 है, अनार 38 है। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेब को दर्शाता है। ठीक है ना। देखो पाई चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये पाई चार्ट होता है। ठीक है, कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं, ये 5 हो गया। ठीक है ना। इसमें देखो सेबों की संख्या दे रखा है, ये आपके कोण होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखो क्या होता है, जितना इसका टोटल आएगा वो इसके कोणों के टोटल के बराबर होता है। तो किसी भी पाई चार्ट या सर्कल के टोटल कोण जो होता है 360 होता है। इसका मतलब ये टोटल फलों की संख्या 360 के बराबर होनी चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं, 8 2 10 6 16 4 20 का 0 कैरी लगा 2, तो 2 3 5 3 8 4 12 5 17 4 21, 17 3 20 1 21 हो गया। तो ये आपका 210 हो गया, टोटल हो गया 210। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 210 जो है, यहाँ पे इसको रब करता हूं, 210 आया ना, कितना आया था 210, 210 किसके बराबर हो जाएगा, इस टोटल कोण के। तो टोटल कोण होता है 360, तो इसका मतलब 210 बराबर हो गया 360 के। तो इसको काट दिया 0 से 0, 21 7 से ये कटेगा क्या, 6 3 9 2 1 3, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 12 डिग्री। अगर 7 फल होंगे तो 12 डिग्री कोण बनाएंगे। तो कह रहा है कि सेब बताओ कितने कोण बनाएंगे, सेब कितने 56 है, तो डिग्री कितनी बन जाएगी बताओ। तो सिंपल सा हो गया, ये 56 सॉरी फल जो है आपके, यहां पे देखो फल जो है 56 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 का कितना गुना है 8 गुना, तो डिग्री भी 8 गुना कर दो, 12 8 है 96, तो 96 डिग्री बनाएगा। तो जो सेब है आपका वो 96 डिग्री बनाएगा। कहां दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी इस क्लास को आज के एंड करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं एक आधी क्वेश्चन और है तो करा देते हैं, नहीं तो
हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंट दूंगा, आपको खुद करना है क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल का है। मैंने डिविजिबिलिटी बहुत पढ़ा रखा है आप लोगों को। यहां पे आपसे कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि 8 अंकी संख्याएं 9, 4, 7, 1 ये x है, y 9 y 2 और 72 इतना है, ठीक है। कह रहा है 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर एक चीज ध्यान रखो, कोई संख्या 72 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 9 से भी होगी और 8 से भी होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंत की 3 संख्याएं, लास्ट की ये जो 3 संख्याएं हैं ये अगर 8 से भाग हैं तो सारी संख्याएं 8 से भाग होंगी, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कितना 9y2, इसको भाग करके देखिए किससे, अगर 8 से भाग हो रहा है कैसे करोगे, यहां से ऑप्शन उठाओ, y बराबर 5 ले लो, 9 ले लो, 1 ले लो, ये ले लो, ठीक है ना। तो यहां y रखोगे तो सबसे भाग हो जाएगा ये। तो जब ये सबसे हो जाएगा तो, लेकिन अब जब आप x की वैल्यू चेक करोगे, बी ऑप्शन पे आ जाओगे, बी वाले ऑप्शन पे आ जाओगे तो आप देखोगे ना कि जब बी पे आ जाओगे तो ये 4 लेने पे ये 9 से नहीं भाग होगी संख्या, ये पूरी संख्या 9 से भाग का करने का मतलब होता है सारी संख्याओं का योग आपका 9 से भाग होना चाहिए। जैसे ये 9 हो गया, 4, 7, 1, इसको मैंने ले लिया 4, इसको ले लिया 4, अभी इसके लिए y कितना ले लिया 9 होगा, तो ये 9 हो गया, ये y फिर से 9 हो गया, ये 2 हो गया। ये देखिए क्या 9 से भाग हो रहा है, तो आप कहोगे 9 सीधा काट दो, 9 सीधा काट दो, 7 और 2 9, ये भी काट दो, 4 4 8 1 9, ये भी काट दो, ठीक है ना। ये तो 9 से भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमने इसको ये ले लिया और y को 9 ले लिया तो ये 9 से भाग हो रहा है क्या, ये देखिए 9 9y 9 9, एक सेकंड चलो करा ही देता हूँ, यहाँ पे 9 9 और 2, ये देखिए क्या 9 से 8 से भाग हो रहा है। 8 से अगर आप भाग करोगे तो 8 एक कम 8, एक बच गया 19, तो 8 दूनी 16, 16 3 19, 32 8 चौक 32, ठीक है ना, ये भी कट रहा है। तो ये 8 और 9 से दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, मुझे गलत याद है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सही है। तो बाकी इसी तरीके से आपको बाकी सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। अब आपको पता करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्या चाहते हो मैं आंसर बता दूं? तो चलो मैं आपको थोड़ा आंसर इसका देख के बता देता हूं क्योंकि टाइम चला जाएगा, प्रोसेस यही करना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, एक ऑप्शन पे अप्लाई करोगे सारे पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है, मैं आपको आंसर मार्क करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आंसर, अच्छा इसका जो आंसर दे रखा है सी दे रखा है, एक को मैंने चेक कर दिया, एक को आप चेक कर लेना, सी वाले पे नहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। सी वाले पे केवल आप x की वैल्यू 9 रखोगे तो नहीं सेटिस्फाई होगा, ठीक है, बाकी चीजें सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 5 है। तो आई होप अब आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी मेरी क्लासेस से। अगर हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। देखिए आप ही लोगों के भरोसे में इस चैनल को चला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग का जैसा कमेंट होता है मैं वैसा ही पढ़ाता हूँ। आप लोगों का ये था कि शुरुआत में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट थी और बॉयज़ थे, अपने छोटे बड़े भाई आप लोगों ने कहा कि सर सारी क्लासेस जो है पेड मिल रही है, पेपर 2 के लिए मैथ साइंस का अच्छा कंटेंट हमें कहीं पर नहीं मिल पा रहा है। तब मैंने उस दिन सोचा था कि आप लोगों को कंटेंट प्रीवियस ईयर जितना सारा कोई पेड क्लास में कराएगा उससे 10% ज़्यादा मैं कराऊंगा अकेले ही, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूं, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो बाकी फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में, और किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है तो पॉजिटिव वे में कमेंट करना है कि सर बाय मिस्टेक यहाँ पे आई थिंक ये होना चाहिए, मैं उसको क्रॉस चेक करके फिर से उसका आंसर सही कर दूंगा या आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस में करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद।